अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान क्या पहुंची, उससे निकाह करने वाले नसरुल्लाह की तो लॉटरी लग गई। मकान, सरकारी नौकरी, महंगे तोहफे अंजू को मिल रहे हैं और नसरुल्लाह की कंगाली दूर हो रही है। लेकिन जैसे जैसे अंजू पाकिस्तान में सेटल हो रही है, इधर अपने हिंदुस्तानी पति अरविंद पर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अंजू और उसके हिंदुस्तानी पति अरविंद के बीच बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें अंजू अपने पति अरविंद को काफी भला बुरा कह रही है। अंजू ने अरविंद पर कई आरोप लगाए हैं और जी न्यूज ने अरविंद से उन आरोपों के जवाब भी लिए हैं। मैं क्या बकवास कर रहे हो? मतलब कोई भी कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बके जा रहे हो। कुछ अपने बारे में भी बता दो कि तुम कैसे इंसान हो। अरे मैं क्या बताऊंगा, वो तो नहीं मेरे को नहीं बताना कुछ। मेरी बात नहीं सुनना तेरी बात, अब याद आई तेरी फोन, नहीं सुननी तेरी बात अब। पाकिस्तान में अंजू पर नसरुल्लाह से निकाह के बाद तोहफों की बरसात हुई तो हिंदुस्तान में फोन करके अंजू ने अपने पति अरविंद पर गालियों की ऐसी बौछार कर दी कि अरविंद के कान में मानो शीशा पिघल गया। अरविंद नहीं करते रहे, उधर से अंजू बरसती रही। मैं क्या बकवास कर रहे हो? मतलब कोई भी कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बके जा रहे हो। कुछ अपने बारे में भी बता दो कि तुम कैसे इंसान हो। अरे मैं क्या बताऊंगा, वो तो नहीं मेरे को नहीं बताना कुछ। मेरी बात नहीं सुनना तेरी बात, अब याद आई तेरी फोन, नहीं सुननी तेरी बात अब। 2 दिन पहले तक वापस हिंदुस्तान लौटने की बात करने वाली अंजू मीडिया में अरविंद का बयान सुनकर ऐसी खफा हुई कि जितनी गालियां आती थीं, सारी अरविंद को फोन करके सुना डाली। 2 बच्चों के माँ बाप अरविंद और अंजू की बातचीत बेहद घटिया स्तर तक उतर आई। तो अपने बारे में भी तो बता दे कि तूने मेरे साथ क्या किया है। हाँ तो वो तो ठीक है, जो बता तूने क्या किया मेरे से, तूने नहीं बोलने की वो जरूरत नहीं है, समझ गए कि नहीं? चलो ठीक है, वो तो मीडिया वालों के कहने में आ रहा है, वो तो अपना काम वो जैसे नचा रहे वैसे नाच रहे हो तुम लोग। तू जो हेलो, तू जाके पाकिस्तान में नाच रही है, कूद रही है, वो अच्छा लग रहा है तेरे को? अंजू को पाकिस्तान में जितना सपोर्ट और जितने तोहफे मिल रहे हैं, इधर हिंदुस्तान में अरविंद पर उसका गुस्सा उसी रफ्तार से फूट रहा है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। अब लड़ाई बच्चों को लेकर हो रही है। अरे कुछ देर में नाचेगी, रुक जा कुछ। ना तू रहने दे, तेरी छानबीन सब। रुक जा नहीं सुननी ना तो बस रहने दे, तू रहने दे। बच्चे मेरे हैं, मेरे साथ ही रहेंगे, तेरे साथ कोई नहीं रह रहा। सुन, बच्चे क्यों नहीं आ रही है ना, नहीं आ पाएगी, बच्चे पैदा कर सकती है तू वहाँ। इधर अंजू हिंदुस्तान में फोन करके अरविंद को खरी खोटी सुना रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी खुशी से झूम रहे हैं। पाकिस्तानियों में होड़ लगी है, कौन कितनी अंजू हिंदुस्तान से बुला सकता है। पाकिस्तान में अंजू नसरुल्लाह की कहानी काफी पॉपुलर हो चुकी है। पाकिस्तान में लोग अंजू के फातिमा बनने से इतने खुश हैं कि एक बिजनेसमैन ने 40 लाख के फ्लैट समेत कई तोहफे अंजू को नसरुल्लाह के घर जाकर दिए। अंजू को सरकारी नौकरी मिलने की बात भी चल रही है। कई दूसरी कंपनियां उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तैयारी भी कर रही हैं। ऐसे में अंजू को हिंदुस्तान से बुलाकर उससे निकाह करके कंगाल नसरुल्लाह करोड़ों में खेल रहा है। पाकिस्तान में नसरुल्लाह को इज्जत मिल रही है तो हिंदुस्तान में अंजू की कारस्तानी के बाद अरविंद और अंजू के परिवार के लोग शर्म से गड़े जा रहे हैं और उस पर से अंजू की गालियां अरविंद के जख्मों पर नमक जैसी। अरविंद के पास पाकिस्तान से आए फोन के बाद हमने भी अरविंद से बात करके सच्चाई जाननी चाहिए तो कई खुलासे हो गए। आपने संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की उसके बाद नहीं करना मेरे को संपर्क उससे, उस लेडीज से करना ही नहीं है जो झूठ पे झूठ बोलती है हर बात में। यहाँ भी झूठ बोल रही। लेकिन आपको इस बात का विश्वास मानेगा जी, लेकिन आपको इस बात का शक तो है, आपको इस बात का शक तो है कि शायद वो मुसीबत में है इसलिए झूठ बोल रही हो। अब क्या पता, यहाँ भी तो झूठ बोल रही थी। एक चीज बताओ, यहाँ भी तो झूठ बोली है। तो आपको लगता है कि झूठ ही बोला है फिर उन्होंने? मेरे से तो झूठ ही बोली है, मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरे से झूठ बोल रही है। लेकिन वहाँ की बात हम कर रहे हैं कि वहाँ भी आपको लगता है वो झूठ बोल रही है या किसी के दबाव में झूठ बोल रही हैं? मैंने तो यही पूछा था किसी दबाव में है, कह रही नहीं हूँ मैं किसी दबाव में, ऐसे कह रही है। मैं तो खुद आजाद हूँ, खुद हूँ। तो आजाद है तो ठीक है, आजाद रहे, उसमें क्या करना है, आजाद रहो, खूब ऐश करो, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, बच्चे मना कर रहे हैं, बच्चे नहीं रहेंगे उसके साथ, वो कितना कोशिश कर ले। इस फोन कॉल के दौरान और इससे पहले भी पाकिस्तान में बैठी अंजू अरविंद पर गंभीर आरोप लगा चुकी है। अंजू ने आरोप लगाए हैं कि माँ बाप ने मर्जी के खिलाफ अरविंद से शादी करवाई थी।
हमने अरविंद से इन आरोपों की सफाई भी ली है। और इस ऑडियो के बाद जो आपकी उनसे बातचीत हो रही है व्हाट्सएप पे, जहां पर वो आपको बहुत भला बुरा भी कह रही है, आप दोनों में एक थोड़ी सी लड़ाई भी हो रही है, उसके बाद क्या बातचीत हुई आपकी? भाई उसको तो कहने दो, जो कह रही है कहने दो, अच्छा लग रहा है उसको कहना, अच्छा लग रहा है, दुनिया तो सुन रही है क्या कह रही है, कितनी उसकी वो है। पर वो आप पे भी आरोप लगा रही है, वो कह रही है कि आप भी दुर्व्यवहार करते थे। देखो अगर दुर्व्यवहार करता था तो केस क्यों नहीं किया उसने? जी, केस क्यों नहीं किया? इतना सालों बाद केस क्यों नहीं किया? एक चीज बताओ, आज तो वो तो मम्मी पापा को भी मना कर रही है कि इन्होंने जबरदस्ती शादी कर दी है? जी, बोली है ना कि मम्मी पापा ने जबरदस्ती शादी की है इस लड़के से। एक चीज बताओ, जब मैं गया था उसके पास देखने के लिए तो एक कमरे में बात हुई थी हमारी, उसने हाँ भर दी, हमने भी हाँ भर दी। यानी आप कह रहे हैं कि ये जबरन शादी नहीं हुई है, वो अपनी मर्जी से उन्होंने शादी की। वहाँ के जो चर्च के है ना, हमारे चर्च में सारे हैं, सब बता देंगे। फिलहाल पाकिस्तान से आ रहे वीडियो और बयान बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में कानूनी तौर पर अरविंद की पत्नी अंजू पाकिस्तान में नसरुल्लाह की बेगम बन चुकी है, लेकिन अरविंद तो इसलिए भी हैरान है कि उनको अपनी पत्नी की सीमा पार वाली प्रेम कहानी की भनक तक नहीं लगी। तो एक मुझे ये बात बताइए अरविंद कि जब वो वहां पहुंची, उन्होंने न सिर्फ शादी की, धर्म परिवर्तन भी हो गया, उनका वीडियो भी सामने आया, तो आपको मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी मिली या आपको पहले से कोई खबर थी या कोई बातचीत हो पाई थी? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं था। जो मैंने देखा है टीवी पे जिस हिसाब से चल रहा है वही है। अब वो तो भी पूछने के बाद वो मना कर रही है कि मैंने नहीं किया निकाह, तो फिर ये क्या है? तुम्हें प्लॉट मिल रहा, फ्लैट मिल रहा, क्या है ये? क्या आप नसरुल्लाह को जानते थे या आपको जानकारी थी कि नसरुल्लाह नाम के किसी व्यक्ति से ये बातचीत करती हैं? नहीं, मेरे को नहीं पता इस बारे में। फिलहाल अंजू पाकिस्तान में जितना वक्त गुजार रही है, हिंदुस्तान में अपने परिवार, अपने पति और अपने बच्चों से दूर होती जा रही है। पाकिस्तान इस्लाम कबूल करने के बाद अंजू को सिर आंखों पर बिठा रहा है, तोहफों की बरसात कर रहा है। अब भले ही अंजू बच्चों को वापस लेने हिंदुस्तान आने की बात कर रही हो, लेकिन जैसे जैसे अंजू और उसके परिवार के बीच खाई बढ़ती जा रही है, इसकी उम्मीदें भी कम होती जा रही है। शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, और ये कहावत इस वक्त पाकिस्तान पर पूरी तरह फिट बैठती है। दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा अड्डा पाकिस्तान अब अपने ही पाले आतंकियों से खौफजदा है। पैसे के लिए कभी ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकियों को पनाह देना, कभी उनकी जान का सौदा करने वाले पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट बेचैन कर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लिए मुसीबत बने तहरीके तालिबान, पाकिस्तान और अलकायदा के बीच मर्जर होने की आशंका जाहिर की जा रही है। अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे टीटीपी के हमले पाकिस्तान का जीना हराम कर देंगे। पाकिस्तान की सेना पर ताबड़तोड़ हमले करके नाक में दम करने वाले तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने अब अलकायदा में मर्ज होने का प्लान बना लिया है। यानी कभी पाकिस्तान ने जिन आतंकी संगठनों को मजबूत किया था, वो दोनों आतंकी संगठन अब पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 बनकर पाकिस्तान को तबाह करने के लिए एक होने जा रहे हैं। अलकायदा, जिसके लीडर ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी, जिनसे मोटा माल लेकर पाकिस्तान ने पहले उन्हें पनाह दी और बाद में उनकी जानों को सौदा कर दिया, ऐसा समझने वाला अलकायदा अब पाकिस्तान से बदला लेने के लिए बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। और इस खुलासे से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। ये खुलासा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सौंपी गई एक रिपोर्ट में किया गया है। पाकिस्तान की फौज पहले ही टीटीपी और अलकायदा के हमलों से खौफ में रहती है और अब आतंकी संगठनों का कॉकटेल तो पाकिस्तान में तबाही का तूफान ला सकता है। पूरी खबर समझिए, जिससे आतंक का आका पाकिस्तान खुद टेंशन में आ गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सौंपी गई एक निगरानी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि टीटीपी और अलकायदा में विलय हो सकता है। टीटीपी की योजना दक्षिण एशिया में बड़ा आतंकी संगठन खड़ा करने की है, जिसके लिए टीटीपी विदेशी आतंकी संगठनों को एक मंच पर ला सकता है। ये रिपोर्ट आतंकी गतिविधि पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र समिति ने तैयार की है। अब इसका पाकिस्तान पर असर भी समझिए। अलकायदा पाकिस्तान के भीतर बढ़ते हमलों के लिए टीटीपी को रास्ता दिखा रहा है और अफगानिस्तान में इन आतंकियों की अच्छी ट्रेनिंग भी चल रही है, क्योंकि टीटीपी अब पाकिस्तान में अपनी पुरानी पावर हासिल करना चाहता है। फिलहाल स्थिति यह है कि अकेले टीटीपी पाकिस्तान की सेना के लिए खौफ का दूसरा नाम है, क्योंकि जहां भी पाकिस्तान के फौजी दिखते हैं, टीटीपी उनको निशाना बना लेता है।
ये भी एक हकीकत है कि अफगानिस्तान का तालिबान, टीटीपी और अलकायदा के बीच गहरे रिश्ते हैं और अफगानिस्तान में तालिबान राज लौटने के बाद इन्हें ट्रेनिंग और छिपने का महफूज इलाका भी मिल गया है। ऐसे में पाकिस्तान की उस खुशी पर भी पाकिस्तान के एक्सपर्ट सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिसमें उसे लग रहा था कि उसने अफगानिस्तान से हिंदुस्तान के प्रभाव को कम करके बड़ी जीत हासिल की है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की कमजोर और खोखली फौज के लिए इन आतंकियों से लड़ना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग भी एक दौर में पाकिस्तान की सेना नहीं करवाई थी। ऐसे में सलाह दी जा रही है कि पाकिस्तान फौरन किसी से मदद मांग ले। साफ है, अलकायदा और टीटीपी के मर्जर की खबर से पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों के होश उड़े हैं और आतंकियों को ट्रेनिंग और पनाह देने वाला देश अपने पाले आतंकियों से ही खौफजदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 16 दिन पहले चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद 1 महीने के अंदर ही इसरो ने एक और कामयाबी हासिल कर ली। इस बार हमने एक साथ 7 सैटेलाइट्स लॉन्च की। हालांकि इसरो के लिए ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी हमने ऐसी कई सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च की हैं। जिस तरह से इसरो आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर लगता है कि इसरो ही अब अंतरिक्ष का नया बॉस बनने वाला है। 4, 3, 2, 1 इसरो ने एक साथ 7 सैटेलाइट्स लॉन्च करके एक बार फिर दुनिया को ये बता दिया है कि वो अंतरिक्ष का नया बॉस बनने वाला है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने कुल 7 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा। इनमें भारत की 1 सैटेलाइट और सिंगापुर की 6 सैटेलाइट्स शामिल हैं। ये इसरो के वैज्ञानिकों की काबिलियत का ही नतीजा है कि 1 महीने के अंदर भारत ने दूसरी बार किसी स्पेस मिशन की सफल लॉन्चिंग की है। पहले चंद्रयान और अब एक साथ 7 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग। इसरो दिन ब दिन अपनी कामयाबी की नई कहानी लिख रहा है। इसरो की सफलता की कहानी उसके सफल रॉकेट्स में छुपी है। जिस PSLV रॉकेट के भरोसे दुनिया भर के देश भारत से हाथ मिला रहे हैं, उसका सक्सेस रेट जानकर आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। भारत के इस सॉलिड रॉकेट का सक्सेस रेट 96% से भी ज्यादा है। स्पेस सेक्टर में ऐसे रिकॉर्ड को शानदार माना जाता है। 2017 के बाद से आज तक PSLV कभी फेल नहीं हुआ। इसकी परफॉर्मेंस की वजह से ही इसे इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के मामले में भारत की विश्वसनीयता दुनिया में बहुत ज्यादा है। इसरो ने अब तक 34 देशों की सैटेलाइट्स को भारतीय जमीन से लॉन्च किया है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, स्पेन, सिंगापुर और कोरिया जैसे विकसित देशों की सैटेलाइट्स शामिल हैं। अभी तो यह सिर्फ ट्रेलर है। आने वाले सालों में इसरो दोगुनी रफ्तार से बढ़ने वाला है। इस बात की तस्दीक की है खुद इसरो चीफ S सोमनाथ ने। उन्होंने बताया कि आने वाले 2 महीनों के अंदर इसरो फिर से सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। We want to specifically tell you that we are going to come back with another PSLV mission soon in the month of August or September, early September. So until then, let me thank you for एक साथ 7 सैटेलाइट्स लॉन्च करने से पहले हमने इसी महीने अपने चंद्रयान को भी अंतरिक्ष में भेजा है। 14 अगस्त को लॉन्चिंग के बाद इस वक्त चंद्रयान 3 पृथ्वी की 5वीं कक्षा में मौजूद है। अभी तक चंद्रयान की मूवमेंट बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक हो रही है। इसरो ने बताया है कि आने वाले 1 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ेगा। दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। जिस तरह के अद्भुत काम इसरो ने बीते कुछ सालों में किए, उससे ये साबित हो रहा है कि इसरो ही अंतरिक्ष का नया बॉस बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और आइए इसरो से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। एक जमाना था जब दुनिया के बड़े बड़े देश इसरो को स्पेस सेक्टर में कमतर आंकने की कोशिश करते थे। आज से 54 साल पहले की अगर बात की जाए तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो के पहले रॉकेट के हिस्सों को साइकिल के जरिए लॉन्चिंग साइट तक ले जाया गया था। इसके साथ एक और तस्वीर आई थी जिसमें देखा गया कि हम बैलगाड़ी के सहारे रॉकेट लॉन्च कराने के लिए ले गए थे। पुरानी तस्वीरों के बीच आज इसरो का रंग रूप बदल चुका है। हमारे रॉकेट्स अपने देश के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों की भी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। हमने अब तक
34 देशों की करीब 350 सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाया है। स्पेस सेक्टर में भारत को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने साल 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। इसे एक तरह से इसरो की कमर्शियल यूनिट भी कहा जा सकता है। इस कंपनी के जरिए भारत सरकार रॉकेट्स और सैटेलाइट्स बनाती है। इसके साथ साथ दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च कराने की डील भी इसी कंपनी के जरिए की जाती है। मणिपुर हिंसा को लेकर जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 3 महीने तक हिंसा की आग में मणिपुर जला। ड्रैगन यानी चीन की करतूत है, ये शक अब गहराता जा रहा है। जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हुई उसके तार चीन से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने भी इस बात का जिक्र किया था। देखिए ये बेहद खास रिपोर्ट। मणिपुर हिंसा 3 महीने। जख्म आज भी गहरे। हिंसा के पीछे विदेशी साजिश। मणिपुर हिंसा मेड इन चाइना। करीब 3 महीने तक मणिपुर की हिंसा की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अब मणिपुर हिंसा को लेकर बेहद बड़ा खुलासा हुआ है। जी न्यूज के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर हिंसा के पीछे शक की सुई पड़ोसी देश चालबाज चीन की तरफ घूमती दिखाई दे रही है। जी मीडिया को केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से मिली रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट में चीन के बने हथियारों का इस्तेमाल उग्रवादी संगठन कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लगातार म्यांमार सीमा से भारत म्यांमार सीमा पर सक्रिय उग्रवादी गुटों को चाइना के जो हथियार हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं और इन हथियारों को नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी संगठनों को दिया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों में हिंसा की जा रही है। जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि मणिपुर हिंसा के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ उसके पीछे शैतानी दिमाग और हाथ चीन का हो सकता है। हथियारों की ऐसी तस्वीरें देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि मणिपुर में अशांति फैलाने के लिए बड़ी साजिश रची गई। जाहिर तौर पर जिस तरीके से म्यांमार और चाइना के बॉर्डर पर ब्लैक मार्केट है, ब्लैक मार्केट के ये जो हथियार हैं इसको बकायदा भारत के अंदर लाया जा रहा है। उग्रवादी गुटों को इन हथियारों तक पहुंच हो रही है और जिससे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की बड़े पैमाने पर साजिशें रची जा रही हैं। सवाल है कि क्या चीन बड़ी साजिश के तहत इस तरह के खुराफात कर रहा है? जानकारी के मुताबिक देश के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय उग्रवादी गुटों के पास जिस तरह से चीनी हथियार पहुंच रहे हैं उसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। जब भी उग्रवाद होता है तो कोई ना कोई पड़ोसी देश उनकी मदद करता है। उत्तर पूर्व में चाइना ने हमेशा उग्रवादियों को हथियार दिए हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर हिंसा में जिन चीनी हथियारों का इस्तेमाल उग्रवादी गुट कर रहे हैं उनमें चाइना मेड पिस्टल से लेकर असॉल्ट राइफल हैं। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि मणिपुर में हथियारों को भेजने के लिए उग्रवादी संगठन भारत म्यांमार की खुली सीमा के जरिए हथियारों को भारतीय सीमा में सप्लाई करने की साजिश में लगे हैं। उग्रवादियों को हथियारों की कभी कमी नहीं होती। चीन देता है या वो पहले थाईलैंड में जाकर खुलेआम बैंकॉक में हथियार खरीद सकते थे। कल को अगर ये हथियार मेक इन इंडिया वाले भी उन्हें मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए सीमा पर असम राइफल्स को अलर्ट कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसी सीमा पर पैनी नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने सभी उग्रवादी संगठनों से अपने हथियारों को केंद्रीय सुरक्षा बलों को जमा करने को कहा था।
सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी भी दी थी कि जिन लोगों ने समय पर अपने अवैध हथियारों को जमा नहीं करवाया तो एक्शन होगा। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 13 जून से 27 जून तक सुरक्षा बलों से लूटे गए 2000 के करीब हथियारों को जमा करवाया जा चुका है। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए भी 36,000 जवानों को तैनात किया गया है। केंद्रीय सुरक्षा में तैनात एक अधिकारी के मुताबिक कई उग्रवादी गुटों के भारत म्यांमार से सटे म्यांमार के इलाकों में कैंप है। जब भी इन गुटों पर सेना कार्रवाई करती है तो अक्सर ऐसे गुट भारत म्यांमार की खुली सीमा का फायदा उठाते हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ उग्रवादी गुटों के म्यांमार के यांगून, मांडले और सेंग्यांग में हेडक्वार्टर होने की जानकारी है। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो म्यांमार और चीन के बॉर्डर पर स्थित वों इलाके से ऑपरेट होते हैं। चीन से मिले हथियारों की खेप को उत्तर पूर्व में लगातार सप्लाई करने के साथ साथ उग्रवादी गुटों में युवाओं की भर्ती में भी यही गुट शामिल है। आपको बता दें कि पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे ने भी आशंका जताते हुए कहा है कि मणिपुर हिंसा में विदेशी ताकतों के हाथ से इनकार नहीं किया जा सकता। मुझे यकीन है कि जो लोग सत्ता में हैं और जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए उसे करने के लिए जिम्मेदार हैं, वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही हैं। मैं कहता हूं कि इसमें न सिर्फ विदेशी एजेंसियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है, बल्कि मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से इसमें शामिल हैं, खासकर विभिन्न विद्रोही समूहों को मिल रही चीनी सहायता। इस बीच मणिपुर में विपक्षी दल पिछले 2 दिनों से राहत शिविरों में लोगों से मिल रहे हैं, जबकि संसद के भीतर और बाहर दोनों सियासी घमासान भी जारी है। हम लोग ये फेल्योर तो बताया जी, यहाँ की सरकार की कंप्लीट फेल्योर है। ये फेल्योर है यहाँ की सरकार की, केंद्र सरकार की, सारे फेल्योर है। डेलीगेशन मणिपुर गया है, अच्छी बात है। क्या डेलीगेशन बंगाल जाएगा? क्या डेलीगेशन राजस्थान जाएगा? तब आप इंसाफ कर पाएंगे, तब आप एक आदर्श राजनीति का उदाहरण पेश कर पाएंगे। मणिपुर हिंसा में करीब 150 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि तनाव अब भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।